अब हम आपको हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की प्रपौत्र वधू सुल्ताना बेगम से मिलवाएंगे, जो आजकल कोलकाता के पास एक झुग्गी बस्ती में बड़ी गुर्बत में, बड़ी गरीबी में अपने दिन बिता रही हैं। सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लाल किले पर उनका मालिकाना हक है। उनके मुताबिक अंग्रेजों ने धोखे से लाल किले को मुगलों से हड़प लिया था और फिर ये आज़ादी के बाद लाल किला भारत सरकार के पास चला गया और अब सुल्ताना बेगम मुगलों की आखिरी वंशज होने के नाते लाल किले को वापस लेना चाहती हैं। इसलिए आज हम लाल किले के असली वारिस का एक विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। विश्लेषण दिखाने से पहले आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में यह अर्जी डाली थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी को नामंजूर कर दिया है। क्यों नामंजूर किया है वो भी आपको बताएंगे। 68 वर्षीय सुल्ताना बेगम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ, अगर हिंदी में कहेंगे तो प्रपौत्र वधू हैं। अगर आपको यह भी जटिल लग रहा है तो आप इसे ऐसे समझिए कि सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पुत्र के पुत्र के पुत्र की पत्नी है। तो बहुत दूर का रिश्ता भी नहीं है उनके परिवार की। माना जाता है कि बहादुर शाह जफर की कुल 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 22 बेटों और कम से कम 32 बेटियों को उन्होंने जन्म दिया। इनमें जो बेटा उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था और जिसे वो अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे, उसका नाम था जवां बख्त। जवां बख्त का विवाह वर्ष 1852 में हुआ था और उनके एक पुत्र का नाम जमशेद बख्त था, जिनकी बाद में कई संतानें हुई और इन्हीं में से एक पुत्र का नाम था मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त और सुल्ताना बेगम इन्हीं की पत्नी थी। हालांकि मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की मृत्यु वर्ष 1980 में हो गई थी और इसके बाद सुल्ताना बेगम ने कई बार खुद को मुगलों का कानूनी वारिस बताया और दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका अभी उन्होंने दायर की, उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि वो मुगलों की अब आखिरी वंशज हैं। इसमें अदालत से यह अनुरोध किया गया था कि मुगलों की वंशज होने के नाते दिल्ली के लाल किले का मालिकाना हक उन्हें मिलना चाहिए। इस याचिका में वो ये भी कहती हैं कि अविभाजित भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध तरीके से लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया था और विभाजन के बाद ये राष्ट्रीय धरोहर भारत सरकार के पास चली गई। लेकिन असल में इस धरोहर पर मालिकाना हक मुगलों का होना चाहिए और उनके परिवार का होना चाहिए, और परिवार का मतलब है वो स्वयं। लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और सुल्ताना बेगम के वकील से उन्होंने ये भी पूछा कि 150 वर्षों से सुल्ताना बेगम और उनके दूसरे वंशज कहां थे। अगर 150 वर्षों तक वो गायब रहे तो अब लाल किले पर मालिकाना हक जताने का कोई औचित्य नहीं है। और ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि लाल किले पर सुल्ताना बेगम का मालिकाना हक कैसे बनता है। तो अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हमें आपको अतीत में ले जाना होगा। दिल्ली में लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था और यह बात है वर्ष 1638 की। लगभग 10 वर्षों में तैयार हुई इस धरोहर का मकसद था मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि वो आगरा से दिल्ली आ जाएं और फिर इस लाल किले से अपना शासन चलाएं। शाहजहां वही मुगल शासक थे जिसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। और एक दिलचस्प जानकारी यह है कि ताजमहल और लाल किला दोनों एक ही वर्ष में बनकर तैयार हुए थे, यानी दोनों एक ही साल में, यानी एक ही समय में ये बनकर तैयार हुए थे और ये साल था 1648 का। हालांकि ताजमहल लाल किले से 7 साल पहले 1631 में बनना शुरू हो गया था, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुए तो एक ही समय में तैयार हुए थे लाल किला और ताजमहल, और इन्हें बनाने वाला शासक भी एक ही था, शाहजहां। लेकिन शाहजहां से पहले जो 4 मुगल शासक आए वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। उन्होंने आगरा को ही अपनी राजधानी माना और वहीं से अपना शासन चलाया। ये चार्ट आप देख सकते हैं। आपको आज ऐसा लगेगा जैसे आप शायद हिस्ट्री की किसी क्लास में आ गए हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही दिलचस्प तरीके से ये कहानी बताएंगे। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद इस परंपरा को बदला गया और मुगलों की शासन नीति दिल्ली के लाल किले से नियंत्रित होने लगी। यानी शाहजहां आगरा छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे और उन्होंने यहीं से अपना शासन चलाया।
शाह ने मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली इसलिए शिफ्ट की क्योंकि उसे आगरा की सड़कें बहुत सकरी लगती थीं, वहां पानी की समस्या काफी ज्यादा थी और जब मुगल शासकों का काफिला सड़कों से निकलता था तो इससे बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए शाहजहां को लगा कि अब आगरा की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहिए। शाहजहां के बाद दिल्ली की यह गद्दी औरंगजेब को मिली, लेकिन उसके बाद मुगलों की विरासत भारत में तेजी से बिखरने लगी, मुगल कमजोर होने लगे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि शुरुआत में 181 वर्षों में केवल 6 मुगल बादशाह ही शासन में आए थे। 181 वर्षों में 6 मुगल बादशाह, लेकिन 1707 के बाद अगले 100 वर्षों में एक के बाद एक 20 से 25 मुगल शासक आए और चले गए। बहादुर शाह जफर इनमें आखिरी शासक थे जिनकी सरकार दिल्ली के लाल किले से चलती थी और इसी आधार पर सुल्तान बेगम का मानना है कि लाल किले पर उनका मालिकाना हक बनता है। हालांकि सुल्ताना बेगम के इस दावे को समझने के लिए आज आपको आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी ठीक से समझना होगा। बहादुर शाह जफर अकबर शाह द्वितीय की संतान थे और वो कभी भी बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह नहीं बनाना चाहते थे। यानी बहादुर शाह जफर के पिता जो हैं वो उन्हें बादशाह बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर का ध्यान शासन से ज्यादा शेर व शायरी पर था। वो दिल से एक शायर थे, उनका मन गजलों में ही लगा रहता था। इसलिए अकबर शाह द्वितीय चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी उनके दूसरे बेटे मिर्जा जहांगीर को मिले और इसका ऐलान भी लगभग हो चुका था। लेकिन एक दिन मिर्जा जहांगीर ने दिल्ली के इसी लाल किले में एक अंग्रेज अफसर पर हाथ उठा दिया और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई। ब्रिटिश हुकूमत नाराज हो गई और इस विरोध का नतीजा यह हुआ कि बहादुर शाह जफर न चाहते हुए भी मुगल शासक बना दिए गए। यानी आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो सुना होगा, आपने सुना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन बहादुर शाह जफर के बारे में आप कह सकते हैं कि वो एक्सीडेंटल मुगल बादशाह थे। यानी एक एक्सीडेंट की वजह से वो मुगल बादशाह बन गए थे, बाई चांस बन गए थे और शायद इसी वजह से शासन व्यवस्था और सैन्य रणनीति में उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनके दरबार में सेनापतियों और सिपाहियों से ज्यादा शायर हुआ करते थे और इसकी बड़ी वजह अंग्रेजी सरकार भी थी। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह तो थे, लेकिन उनका शासन सिर्फ नाम मात्र के लिए था। उनकी सत्ता दिल्ली से केवल पालम तक सिमट कर रह गई थी, जिसके लिए एक शेर भी बड़ा मशहूर है और वो है सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। यानी शाह आलम दिल्ली से पालम तक के ही बादशाह रह गए हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद ही बहादुर शाह जफर के पिता अकबर शाह द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठे और फिर उनके पुत्र बहादुर शाह जफर का शासन आया। उस समय उनके दरबार में 2 बड़े और मशहूर शायर भी हुआ करते थे जिनके नाम आपने सुने होंगे। एक थे इब्राहिम ज़ौक़ और दूसरे थे मिर्जा गालिब। वर्ष 1850 आते आते अंग्रेजों ने मुगलों पर पाबंदियां बहुत बढ़ा दी थी और सरकारी खजाने की चाबी भी अंग्रेज सरकार के पास थी। इससे दरबार के शायरों को मिलने वाला वजीफा बंद कर दिया गया और कई बड़े शायर दक्षिण की ओर चले गए, यानी दक्षिण भारत की ओर चले गए दिल्ली दरबार को छोड़कर, क्योंकि तब तक दक्षिण भारत में नवाबों का रुतबा काफी हद तक बरकरार था और वजीफे और पेंशन की व्यवस्था उनके शासन में हो जाती थी। इसलिए शायर दिल्ली छोड़कर वहां जाने लगे। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्जा गालिब ने दिल्ली और बहादुर शाह जफर का दरबार नहीं छोड़ा। इब्राहिम ज़ौक़ ने तो अपने एक शेर में इसकी वजह भी बताई थी और इस शेर में वो कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। देखिए, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इसका अर्थ यह है कि दक्कन यानी दक्षिण में इन दिनों शायरों की बहुत इज्जत है, लेकिन उनका दिल्ली छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। ज़ौक़ कह रहे हैं कि दिल्ली की गलियां छोड़कर कौन जाए। इब्राहिम ज़ौक़ की तरह मिर्जा गालिब भी दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और ये दोनों बहादुर शाह जफर के दरबार से जुड़े हुए थे। हालांकि वर्ष 1854 में इब्राहिम ज़ौक़ का निधन हो गया और इसके बाद मिर्जा गालिब को दिल्ली दरबार का प्रमुख शायर नियुक्त कर दिया गया।
वैसे तो बहादुर शाह जफर ने अपने शासन का अधिकतर समय सैनिकों की जगह शायरों के साथ बिताया, लेकिन 1857 का विद्रोह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया। वर्ष 1856 में, यानी विद्रोह से एक साल पहले, ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उन्हें लाल किले से भी अब बेदखल कर दिया जाएगा। इसके बाद 1857 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगा। इस विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 को मेरठ के कुछ सिपाहियों की टुकड़ियां घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई और इसके बाद बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर पहले तो इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस विद्रोह से वो मुगलों को उनकी खोई हुई पहचान और ताकत दिला सकते हैं। उन्होंने देश भर के राजाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने का आह्वान किया। हालांकि इस लड़ाई में वो हार गए, उनका गठबंधन हार गया और सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। तो ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है, सितंबर 1857 में ही अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को वहां से भगा दिया। हैरानी की बात यह है कि बहादुर शाह जफर उस समय बहुत डरे हुए थे और अपने खास दरबारियों के साथ उन्होंने दिल्ली के ही हुमायूं के मकबरे में शरण ले ली। मुगल शासक हुमायूं को भी कभी ऐसे ही तख्त से बेदखल होकर दर दर भटकना पड़ा था, लेकिन जफर ना तो हुमायूं थे और ना ही ये तब का हिंदुस्तान था। अंग्रेजों ने जब मकबरे को चारों तरफ से घेर लिया तो बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण करने में ही अपनी भलाई समझी और उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस दौरान उन्होंने गजल लिखी थी जो उस समय काफी लोकप्रिय हुई और यह गजल कुछ इस तरह थी। वो लिखते हैं, उजाड़े लुटेरों ने वो कसर उसके जो थे देखने और दिखाने के काबिल। यहां कसर का मतलब है महल। तो लुटेरों ने उनके महल उजाड़ दिए। वो ऐसे महल थे जो देखने और दिखाने के काबिल थे। उनका जो इशारा है वो लाल किले की तरफ है। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर बर्मा की रंगून जेल में उन्हें यहां से भेज दिया, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है। इस जेल में 5 साल गुजारने के बाद 7 नवंबर 1862 को गले में लकवा पड़ने से बहादुर शाह जफर की मौत हो गई और इस मौत से पहले की एक तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है। बहुत दुर्लभ तस्वीर है। आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर अपनी मौत से पहले उनकी क्या हालत हो गई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की यह हालत आज आप देख सकते हैं। मरने से पहले बहादुर शाह जफर एक ऐसा शेर लिख कर गए जिसे आज भी लोग भूलते नहीं हैं। उन्होंने तब लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। यहां कुएं यार का मतलब प्रेमी और प्रेमिका की गली से है। बहादुर शाह जफर की ये अंतिम ख्वाहिश थी कि मौत के बाद उन्हें दिल्ली में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस अपील को माना नहीं। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि बहादुर शाह जफर को अपने दरबार में जो शायर मिर्जा गालिब सबसे ज्यादा प्रिय थे, उन्हीं मिर्जा गालिब ने कभी भी उनकी मृत्यु और 1857 के विद्रोह पर कुछ नहीं लिखा। आप इसे ऐसे समझिए कि वो इस पर लगभग चुप रहे और उन्होंने इस दौरान खुद को दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में अलग अलग जगहों पर किराए के घरों में कैद करके रखा। किराए के मकान में वो रहा करते थे और इसका जिक्र वो अपने कुछ पत्रों में करते हैं। इनमें से एक पत्र उन्होंने वर्ष 1859 में शायर मीर मेहंदी हुसैन नजरू को लिखा था और इसमें वो लिखते हैं, हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकला हूं क्योंकि 2 आने का टिकट नहीं खरीद सका। घर से निकलूंगा तो दरोगा पकड़ कर ले जाएगा। उस समय दिल्ली में बाहर निकलने पर, घर से बाहर निकलने पर अंग्रेजी सरकार टैक्स वसूलती थी और मिर्जा गालिब के पास इस टैक्स को भरने के लिए 2 आने भी नहीं थे, इसलिए वो घर से निकलते ही नहीं थे। हालांकि 1857 में जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से बचने के लिए हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे, तब मिर्जा गालिब ने उनके डर पर एक शेर जरूर लिखा था और वो शेर क्या था, ये देखिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। इसमें गालिब बहादुर शाह जफर के डर के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको ऐसी सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने को मिल जाएंगी जिनमें मुगल शासकों की अकूत धन दौलत का जिक्र किया गया है, जिसे उन्होंने भारत को लूट कर कमाया था।
मुगल शासकों ने अत्याचार भी बहुत किया, लूटपाट भी बहुत की, दौलत भी बहुत कमाई। लेकिन यह भी सच है कि आज उन्हीं मुगलों के वंशज भारत में दयनीय स्थिति में जीने पर मजबूर हैं, गरीबी में जी रहे हैं, और सुल्ताना बेगम भी उन्हीं में से एक हैं। सुल्ताना बेगम कोलकाता के पास एक झुग्गी बस्ती में स्थित 6x8 के एक छोटे से कमरे में रहती हैं। यानी उनका जीवन कब्र जितनी जगह में बीत रहा है। कब्र भी लगभग इतनी ही बड़ी होती है। और कहां लाल किले में रहने वाले लोग और कहां अब वो लाल किले से इस कमरे में आ गए हैं। आज हमने इसी जगह से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ये बताएगी कि जिन मुगल शासकों ने इस देश पर कई सदियों तक शासन किया, आज उनके वंशज कितनी बुरी हालत में हैं। एक और बड़ी बात यह है कि मुगल जो शासक थे, मुगलों के वंशज ये देश छोड़कर नहीं गए, वो इसी देश में रह गए और आज इस हालत में है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जब मुगल शासक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे तब उन्हें बहुत सारे लोगों ने श्राप दिए थे। उन्हें कहा गया कि उनका वंश कभी पनप नहीं पाएगा और हमेशा संकटों से, परेशानियों से घिरा रहेगा। आज ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये बातें सच हैं और इसे आप इस रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। रोज़े मामूरे दुनिया में खराबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हमने खोज निकाला है। हावड़ा के इस फॉर्शर रोड इलाके में एक मजदूर बस्ती में वो रहती है। बेहद तंग गलियों से होते हुए उनका घर आता है। हम आपको दिखा रहे हैं वो कहाँ रहती है। एक 6x8 के कमरे में वो रहती है। ये है सुल्ताना बेगम। अभी फिलहाल बीमार है, लेकिन आप ये कमरा देखिए। आप देखिए बहादुर शाह जफर का एक पोर्ट्रेट भी है वहां पर। और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कंक्रीट की छत भी नहीं है। बारिश के मौसम में इस छत से यहाँ पर पानी भी टपकता है और 2 वक्त की रोटी भी कभी कभार उनको मिलने के लिए मुश्किल हो जाती है। और साथ ही उनका कहना है कि काफी दिनों से बीमार चल रही है, न दवाइयां खरीद पा रही हैं, काफी जो है गुहार लगाती रही हैं अलग अलग सरकारों से, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया है उनकी मदद करने के लिए। इस हालात में वो फिलहाल अपना गुजारा कर रही हैं। और हाल ही में ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, जहां पर लाल किले पर उन्होंने अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश की, लेकिन वो याचिका जो है खारिज कर दी गई। वो चाहती हैं कि सरकार सामने आए, उनकी आर्थिक तौर पे जो है उनकी मदद करे, ताकि जिन मुश्किल हालात में वो फिलहाल अपना गुजारा कर रही है वहां से उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की बहू। आज हमारी जिंदगी बहुत ही मुसीबत से कट रही है और मैं हावड़ा शिवपुर में एक मजदूर की बस्ती में अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ऐसे मजदूर बस्ती में हूँ जहाँ के गंदगी भी है, बारिश में छत टपकता है, रात भर बैठकर गुजारते हैं बच्चों को लेकर। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारा सर पे कोई साया नहीं है। जिस खानदान की बहू हूँ भूखी रह जाऊंगी, लेकिन किसी के आगे तो हाथ फैलाना नहीं है। अगर आज बहादुर शाह जफर भी गद्दारी किए होते तो मैं भी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करती, लेकिन वो जिंदगी मेरे समझ में बेकार है। क्योंकि वफादारी जो किया है तो कम से कम दुनिया में सर उठा के मैं, मेरे बच्चे, आने वाली नस्ल, ये लोग सर उठाकर जी सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये गद्दार का खानदान है, वफादार का है। ऐसे ही चलता है, क्या किया जाएगा। इतनी गरीबी, इतना खस्ता
आप समझिए जिस कमरे में मैं रह रही हूँ वो कब्रनुमा कमरा है, उसी में गुजर बसर कर रही हूँ। दिन खाती हूँ तो रात को सोचती हूँ, रात खाती हूँ तो सुबह का सोचती हूँ। पैसे की वजह से बच्चों को तालीम भी नहीं दे पाई और अभी इतना खस्ता हाल है कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं। पैसा हो तो अपना इलाज करवाए। मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है क्योंकि इस मिट्टी से बहादुर शाह जफर जुड़े हुए थे और आखिरी दम तक जुड़े रहे। वतन से बेवतन हुए लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं की। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ना मैं गद्दारी कर सकती हूँ और ना मैं किसी के आगे हाथ फैला सकती हूँ। खस्ता तन है, सर ढाकती हूँ तो पैर खुल जाता है, पैर ढाकती हूँ तो सर खुल जाता है। खाने के लिए रोटी नहीं है। आप बताइए, हम खानदान को रुसवा करें मांग कर या फिर ऐसे ही जिंदगी बसर कर लें? और नहीं तो ऐसे तो बेकारी की जिंदगी तो क्या बताएं। अफसोस ये है कि गद्दार अगर होते तो बहुत कुछ होता। इलेक्शन के दौर में हर कोई मुझे ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? कि मैं बहादुर शाह जफर की बहू हूँ। अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, हमारे साथ तस्वीर खिंचाते हैं। तो क्या तस्वीर खिंचाने से या पार्टी के लोग आने से इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीते, उससे मुझे मतलब नहीं। कोई भी पार्टी जीते तो क्या इसके लिए मेरे लिए कुछ भला होगा? आइंदा जिंदगी हम सुख से काट सकते हैं, आइंदा जिंदगी हम ये मुसीबत से हम निकल सकते हैं। क्या इसके बाद कोई मेरी मदद करेंगे? हमने याचिका 26 नवंबर 2021 को सुल्ताना बेगम जी की तरफ से फाइल की थी। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय की के पड़पोते की विधवा हैं। इनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त है। इस याचिका को कल खारिज कर दिया गया टाइम बार्ड बताते हैं। देखिए, एक आदमी है जिन्होंने देश के लिए एक क्रांति लड़ी, तो उन्हें उनका घर मिल जाना चाहिए। ये उनका घर है, पुश्तैनी घर है। जैसे सबको आप देखते होंगे, बड़ौदा हाउस, हैदराबाद हाउस, हर तरीके के हाउस हैं, हर किसी को अपना घर मिला हुआ है। राजस्थान में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सब लोगों को अपना घर मिला हुआ है। तो इन्हें एक 7 बाई 7 के कमरे में रहना पड़ रहा है। ये तो इनके ऊपर जाती है। तो ये थी सुल्ताना बेगम की कहानी, जो मुगलों की वंशज हैं और जो समझती हैं कि वो लाल किले की मालिक हैं। सपने तो उन्होंने लाल किले के देखे थे कि वो लाल किले में रहेंगी, लेकिन कहाँ रह रही हैं ये भी आपने देख लिया। आखिर में हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की तरह मुगल शासक भी दूसरे देश से भारत में आए थे, लेकिन आज आपको भारत में मुगलों के वंशज तो मिल जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के वंशज नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज किसी भी देश को सिर्फ अपना गुलाम बनाते थे और मुगल किसी भी देश में खुद को स्थापित कर लेना चाहते थे। लेकिन जो बात नोट करने की है वो ये भी है कि भारत एक ऐसा देश है जो हजारों वर्षों से सहनशील रहा है। मुगलों ने भले ही भारत के लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदू होने पर लोगों से धर्म के आधार पर टैक्स वसूले, हत्याएं करवा दी, लेकिन भारत ने कभी भी उनके वंशजों को अपनाने से इनकार नहीं किया और मुगलों के बहुत सारे वंशज आज भी इस देश में रहते हैं। और इसी देश में, भारत में, मुगल शासकों के नाम पर 700 से ज्यादा स्थानों के नाम आज भी हैं। और बड़ी बात यह है कि आज भी अगर मुगलों का कोई वंशज हमारी किसी अदालत में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है, तो उसकी अर्जी वहां पर स्वीकार की जाती है, उस पर सुनवाई होती है। यह अलग बात है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें दम नहीं था, लेकिन उन्हें भी उसी न्यायिक प्रक्रिया का फायदा मिला जो किसी भी और नागरिक को मिलता है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि जब मुगलों की बात हो रही है, हमारे राष्ट्रपति भवन में भी, जो राष्ट्रपति भवन का जो बगीचा है, जो बहुत मशहूर है और देश भर के लोग वहां घूमने के लिए आते हैं, उसका नाम आज भी मुगल गार्डन है। तो राष्ट्रपति भवन में भी मुगल गार्डन्स है
और आज उसका नाम भी मुगलों के ऊपर ही चल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.